जिंदगी को खुशनुमा बनाते हैं। यही लोग उनके काव्य नायक हैं, उनके हीरो हैं, ये याद रखें। अब इनके जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन कौन लाएगा? मध्य वर्ग का व्यक्ति। अगर मैं मध्य वर्ग कह रहा हूँ तो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, इतने पढ़े लिखे समाज के, वो अगर चाहे तो निम्न मध्य वर्ग की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। लेकिन जो अधिकांश मध्य वर्ग है भारतवर्ष का, अधिकांश मध्य वर्ग अपनी ही दुनिया में बना हुआ है, अपनी गाड़ी, अपनी बंगला, अपनी जिंदगी और अपनी स्वार्थ की दुनिया में ऐसा रचा बसा है तो उसको निम्न मध्य वर्ग की जिंदगी की कोई समझ नहीं। वो बोध की कविताओं में, चाहे वो अंधेरे में हो, चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो, उसमें का जो हीरो होता है, जो काव्य नायक होता है, उसका दो टुकड़ा आपको नजर आएगा, मैं और वे। एक ही शरीर में दो व्यक्तित्व अंग आपको नजर आएंगे और ये कोई और नहीं, मुक्तिबोध है, जो खुद एक प्रोफेसर है और एक खुद मध्यवर्गीय व्यक्ति है। उसके मध्यवर्गीय चरित्र में आपको नजर आएगा। एक कहता है उसका हीरो काव्य नायक, दो कविताएं इंपॉर्टेंट है, बच्चों जरूर पढ़िएगा आप लोग। एक है अंधेरे में और दूसरा है ब्रह्म राक्षस। शरीर के अंदर का दो इंसान, आपके मन में भी मनोविश्लेषण मार्ग, अगर आप ध्यान में पढ़िएगा, एक कॉन्सेप्ट है मनोविश्लेषण मार्ग, चाहे फ्रायड हो और उनके जो तीनों साथी है सिगमंड फ्रायड, तो उन सबको जब पढ़िएगा तो मनोविश्लेषण मार्ग की बात करते हैं, चेतन, नवचेतन, उपचेतन। इन कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जाऊंगा, बस आप इतना याद रखिए कि हमारे अंदर भी एक और मनुष्य रहता है। दो मनुष्य रहते हैं, एक मनुष्य कहता है कि हमें मानवता के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए और दूसरा मनुष्य उसका विरोध करता है। अंदर का ही मनुष्य और कहता है कि नहीं, हमको सब कुछ की कुर्बानी अगर हम दे देंगे किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के लिए, तो हमारे जिंदगी का ऐसो आराम कहाँ है। रचनात्मक ऊर्जा पैदा होती है, वो है मुक्तिबोध की कविता। और इस कविता में दोनों के बीच घात प्रतिघात होता है, संवाद होता है और उस संवाद में आखिर में हर बार मध्य वर्ग का व्यक्ति, कभी स्वार्थ वाला व्यक्ति ऊपर उठता है, तो अंदर में जो परमार्थ की भावना लिया व्यक्ति है उसको बहुत दुख लगता है। कभी परमार्थ वाला व्यक्ति ऊपर उठता है जो रक्ता स्नात लोग रक्त से नहाया हुआ है, चौतरफा उसमें भीषण समस्याओं से घिरा हुआ है, वो व्यक्ति अपील करता है उस मध्य वर्ग के व्यक्ति से कि हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। तो इन दो व्यक्तित्वांगों का जो कसमकस है, इसी को मुक्तिबोध फैंटेसी शैली में अपनी कविताओं में लिखते हैं। फैंटेसी शैली का मतलब होता है स्वप्न कथा। स्वप्न कथा, जैसे आप सो जाते हैं तो आप सपना देखते हैं और सपना में कई दृश्य आते रहते हैं। मुक्तिबोध की पूरी कविता स्वप्न की कहानी की कविता है और सपना में अवकाश होता है कि आप कुछ भी देख सकते हैं। मुक्तिबोध अगर फैंटेसी शैली नहीं अपनाते तो हो सकता है कि उस समय की जो फासिस्ट सत्ता थी उसका विरोध कर देते। मुक्तिबोध की पूरी कविता महान कविताएं हैं। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में उस युग का अंधेरा है जो आजादी के बाद आया था। आजादी के पहले आप एक नोवेल जरूर पढ़िएगा, सबसे अच्छे महिला आचर नाम का एक उपन्यास है, जिसे पंडित नाम ने लिखा है। अगर मुक्तिबोध की कविताओं की दुनिया को समझना है तो हमें रेणु की तरफ जाना होगा और महिला आचर को पढ़ना होगा। तो उसमें खंड आते हैं, पहला खंड आजादी के पहले का है और दूसरा खंड आजादी के बाद का है। आजादी के पहले हमने जब एक ऐसा सपना देखा था, एक ऐसे भारत का जिस भारत में समानता होगी, जिस भारत में बंधुत्व होगा, जिस भारत में न्याय होगा। लेकिन आजादी मिलने के बाद काबरा जैसे लोग और कई ऐसे लोग जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में संपूर्णता अपनी जिंदगी को होम नहीं किए थे, वो बड़े पदों पर बैठते हैं और जो आजादी का सपना है वो बंद हो जाता है, टूट जाता है। तो एक तरफ आजादी का सपना और दूसरी तरफ आजादी का यथार्थ। मुक्तिबोध की पूरी कविता आजादी के सपने का टूटना और यथार्थ के मध्य वर्ग के भूखेपन स्वरूप का एक ऐसा रूप है जो आपको यथार्थवादी भारत की ओर ले जाएगा। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी मुक्तिबोध की कविता इसलिए पढ़ी जानी चाहिए कि हम आज भी निम्न मध्य वर्ग तक उतनी संजीदगी से नहीं पहुँचे हैं जिस संजीदगी, जिस ईमानदारी से हमें पहुँचना चाहिए। आज विदर्भ के किसान को जब आप देखते हैं, बुंदेलखंड में जो सूखा पड़ता है उसकी स्थिति को देखते हैं, काला हंडी जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भूखे किसान मरते हैं उसको देखते हैं,
या किसानों की आत्महत्या का पूरा आंकड़ा आप देखते हैं तो आपको पता चलता होगा मध्य वर्ग का और पूंजीवादी वर्ग का क्षेत्र कहाँ गया है। आज एक देखिए अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। इस प्रश्न को मुक्तिबोध अपनी कविताओं में काफी शिद्दत से उठाते थे। कविताओं की मैं पंक्तियां आपको सुनाऊंगा और उन पंक्तियों में आप देखेंगे मुक्तिबोध किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन की कवि है, मुक्तिबोध प्रगतिशील चेतना की कवि है, मुक्तिबोध की पूरी कविता करुणा की कविता है, मुक्तिबोध की पूरी कविता मानवीय संवेदना की कविता है, मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष है, समाज में समानता लाने का जीवन है। ये मैंने कुछ मोटी मोटी बातें आपको मोटे मोटे ढंग से बताई। अब इसके दूसरे खंड की ओर आपको ले चलता हूँ। जैसे ही 4 सप्ताह का प्रकाशन होता है, मुक्तिबोध की पहचान एक कवि के रूप में होती है और 4 सप्ताह की दुनिया जो व्यक्तित्व की केंद्रीयता या शेखर एक जीवनी जब आप पढ़िएगा, ये उपन्यास शेखर एक जीवनी जरूर पढ़िएगा, तब आपको ये की चेतना समझ में आएगी। लेकिन 4 सप्ताह की बड़ी विशेषता ये थी बच्चों, तो उसमें प्रगतिशील चेतना के भी कवि शामिल थे और प्रयोगवादी कवि भी शामिल थे। दोनों तरीके का उसमें कविता आपको नजर आएगा। वही 1943 का 4 सप्तक, जब 1951 में दूसरा सप्तक के नाम से 7 कवियों को लेकर फिर एक बार सप्तक का प्रकाशन होता है, उसके बाद जिसका नाम आज तक प्रयोगवाद था उसका नाम परिवर्तित होकर वो नई कविता में चेंज हो जाता है। उसका क्या नाम हो जाता है? नई कविता। तो मुक्तिबोध प्रगतिशील कवि हैं और नई कविता के प्रतिनिधि कवि। अब ये नई कविता क्या है? नई कविता को अगर समझना है आपको तो सोवियत संघ की तरफ भी जाना होगा, चीन के जन आंदोलनों की ओर भी जाना होगा, आपको ये देखना होगा आजाद हिंद फौज के जो सेनानियों पर जो मुकदमा चल रहा था उस इतिहास को भी देखना होगा। तो मुक्तिबोध की कविता आपको केवल एक क्षेत्र विशेष को पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। मुक्तिबोध की पूरी कविता आपसे मांग करती है कि उस स्कॉलर को, उस विद्यार्थी को इतिहास का भी थोड़ा ज्ञान हो, संस्कृति का भी थोड़ा ज्ञान हो, वर्ग भेद का भी थोड़ा ज्ञान हो, मनोविज्ञान का भी थोड़ा ज्ञान हो और दर्शन का भी थोड़ा ज्ञान हो। क्योंकि मुक्तिबोध की पूरी कविता दर्शन को, इतिहास को, संस्कृति को, वर्ग चेतना को, मार्क्सवाद को एक साथ फेंक कर हिंदी में आपके सामने लाते हैं ताकि हिंदी का जो पाठक है वो विश्व चेतक बन सके। मुक्तिबोध खुद लिखते हैं कि उनकी पूरी कविता की यात्रा आत्मचेतक से विश्व चेतक की यात्रा है। आत्मचेतक मतलब अपने तक खोए रहने वाला और विश्व की चेतक मतलब पूरी दुनिया को खुली निगाह से देखने वाला है। इस बात को हमारी पुरानी परंपरा में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। एक श्लोक आता है, आप सबको याद होगा, अयम निज परो वेदी गणना लंघेत साम उदार चेता नाम रूप भैरव। मेरा है, पराया है, ऐसा तो निम्न विचार का व्यक्ति सोचता है। उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण विश्व ही परिवार, ये हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन उसको मार्क्सवाद की स्टाइल में, मार्क्सवाद के मैकेनिज्म में फिट करके प्रगतिशील जीवन दृष्टि से देखने वाले कवि का नाम मुक्तिबोध है। वो बिल्कुल ही अलग अंदाज में आत्मचेतक से विश्व चेतक। मुक्तिबोध की पूरी कविता सभ्यता समीक्षा की कविता है। मुक्तिबोध केवल राजनांदगांव की समीक्षा नहीं कर रहे, केवल भारत की राजनीति की समीक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व की मानवता में जो जो रोड़े अटकाने वाले तत्व थे उसकी वो समीक्षा करते हैं। मुक्तिबोध का जो लेखन है वो विपुल है। कविता की दुनिया से वो उपन्यास की दुनिया में आते हैं। आप लोगों को समय मिले हैं तो एक पात्र नाम का उपन्यास आप जरूर पढ़िएगा। और जितने बच्चे जिनके सिलेबस में रामायणी लगा हुआ है वो बच्चे जरूर एक किताब अपनी लाइब्रेरी में खोल कर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। किताब का नाम है रामायणी, एक रख देता है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? लगातार बातें कर रहे हैं, चर्चा बातें हो रही है, ऐसा तो हो रहा होगा कि फिर मैं रोक के मैं अलग ढंग की बात करें। तो आप लोग बताइए, मुझे लग रहा है कि आज तक नई कविता, विश्व चेतना, सभ्यता समीक्षा, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, आप तक पहुंच पा रही है। मामला ये आप तक कम्युनिकेट हो रही है हमारी बातें। हम आपको कविताओं की दुनिया में ले चलते हैं ताकि थोड़ा सा रोचक लगे और मुक्तिबोध क्या कहना चाहते हैं कविता के नजरों से, उसको
आशावादी कवि हैं कि कितनी बड़ी आशा युवाओं से पाले हुए हैं, युवा कैसे चेंज करेगा सोसाइटी और उनकी सोच में, उनकी चिंतन में क्या हमें चेंज ला रहे हैं। वो लिखते हैं जो आपके लिए लिखते हैं, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए। कोई भी युवा जब बाहर निकलता है, हताश निराश जिंदगी में कभी नहीं होना है। जैसे आप 2 कदम बढ़ाएंगे आपको एक चौराहा जरूर मिलेगा और एक राह नहीं, आपको बाएं फैलाए वेलकम करने के लिए 4 राहें। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें उठती और मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब अच्छे लगते हैं। अजीब से अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या जिंदगी में आप गहरे में उतरिए प्रिय विद्यार्थियों। आपको कुछ ऐसे मोती मिलेंगे जैसे एक पंक्ति है पुराने समय की, मैं पौरा डूबा रहा किनारे पर। उसको कोई बच्चा पूरा कर सकता है तो करो, क्योंकि मेरा स्मृति में ऊपर की लाइन इसका ही एक नई कविता का एक अंदाज है। एक है कि किनारे में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, जो गोताखोर होगा, जो गहराई में डूबेगा, वो क्या पाएगा जीवन में? मोती प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति चलेगा नहीं, जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा, उस व्यक्ति को जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। और जो चलेगा, जो स्ट्रगल करेगा, जो संघर्ष करेगा, उसे ना जाने और सोचा है उससे बड़ी चीज है। आगे लिखते हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए बहुत जरूरी पंक्ति है हमारे मानवीय संवेदना और मनुष्य होने की पहचान है। आगे मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य हीरा। पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक गुर में से फिर आना चाहता हूँ, इस तरह खुद को दिए दिए फिरता हूँ। अजीब है जिंदगी। काफी लंबी है, कविता का सार आप तक पहुँचाना तो मैं पहुँचा दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इन सब चर्चा का उद्देश्य यही है कि मुक्तिबोध के साहित्य को आप पढ़ें और मुक्तिबोध के साहित्य को समझने का एक दूसरा जरिया ये भी है कि हम मुक्तिबोध के निबंधों को नहीं, कविता और उनके अन्य निबंध जो है स्ट्रगल के दौरान शिक्षण की नौकरी के लिए गए थे। बाद में
लेकिन आप सच्चे कवि नहीं बन सकते। मुक्तिबोध सच्चे कवि थे जो बौद्धिक मैनेजमेंट से नहीं बने थे और न ही उस तरीके के दुनियावी चीजों से बने थे, और अपने जिंदगी के संघर्ष से कवि बने थे। इसलिए मुक्तिबोध पूरे युग, पूरे दौर का, पूरी हिंदी कविता का एक सच्चे कवि है। मुक्तिबोध की जब मैं तुलना करता हूँ आधुनिक युग के किसी कवि के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सामने आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो आत्म संघर्ष है, सामाजिक संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, आप एक तरफ रख कर देखिए और दूसरी तरफ आप गजानन माधव